भाई, लौटने में हमें रात तो होनी ही थी। तुमने ये कौन सा शॉर्टकट लिया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? तो फिक्र मत कर, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ कुछ अजीब से कीड़े कार के विंडशील्ड से लगातार टकरा रहे थे। कार के अंदर बैठे दोनों लड़कों की हंसी माहौल में एक अलग ही हलचल पैदा कर रही थी। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया था। कार के टायर कच्चे रास्ते पर फिसलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के चारों ओर सीलन की अजीब सी गंध फैली हुई थी। रोहित ने रेडियो चालू किया। रेडियो ऑन होते ही उस पर उसी रास्ते के बारे में खबर चल रही थी जिस रास्ते पर उनकी कार इस वक्त आगे बढ़ रही थी। देहरादून से बगोली जाने वाले रास्ते पर पिछले हफ्ते 3 लोग लापता हुए हैं। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगर आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो सावधान रहे। इतना सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जबरदस्ती हंसने लगे। अरे भाई छोड़ना ये फालतू की न्यूज व्यूज, कोई गाना ही लगा दे। और तभी अचानक अंकित की नजर सड़क के बीचों बीच खड़े एक बूढ़े आदमी पे पड़ी जो हवा में हाथ उठाए हुए कार को रुकने का इशारा कर रहा था। अंकित ने झटके से ब्रेक दबाया। टायर मिट्टी पर फिसलते हुए ठीक उसके सामने रुक गए। अगर ब्रेक लगाने में जरा सी भी देर होती तो शायद अभी वो बूढ़ा आदमी ऊपर पहुंच चुका होता। अरे कौन है आप बाबा? क्या कर रहे हो इतनी सुनसान जगह पर, वो भी इस टाइम पर? अभी आप गाड़ी के नीचे आ जाते। उस बूढ़े आदमी की आंखें कुछ अजीब थी, जैसे किसी के इंतजार में बरसों से सोई ना हो। बेटा, मेरी औरत बहुत बीमार है। मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो अचानक लड़खड़ा गया, फिर बात संभालते हुए बोला, अब मेरा मतलब कोई तो मदद करेगा इस इंतजार में। बस यहीं किनारे पर ही मेरा घर है। अगर थोड़ी सी मदद कर दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत दर्द में है बेचारी। रोहित ने बिना सोचे कार का दरवाजा खोला। चल भाई, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अरे आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बेचारा तकलीफ में है। अंकित ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे यार तू पागल है क्या? तू ही सोच, इतनी सुनसान जगह पे भला कौन रहता होगा? अंकित की बातों को अनदेखा करते हुए रोहित कार से नीचे उतर गया और वो उस बूढ़े आदमी के साथ जंगल की तरफ जाने लगा। लेकिन अंकित की आंखें अब किसी आने वाली अनहोनी की तस्वीर देख रही थी। कुछ दूर जाते ही टॉर्च की हल्की रोशनी में दोनों गायब से हो गए। सन्नाटे के बीच अंकित अब पूरी तरह अकेला कार में बैठे हुए रोहित के लौटने का इंतजार करने लगा। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रहा था। रोहित को गए आधा घंटा बीत चुका था। अंकित की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज कानों में कांटों की तरह चुभने लगी थी। कहाँ रह गया ये साला? मैंने साफ कहा था मत जा, पर ये किसी की बात कब सुनता है। कहीं रास्ता तो भटक नहीं गया? हे भगवान। उसने कार की हेडलाइट ऑन की और वो भी कार से बाहर निकला। सड़क पे फैला अंधेरा और सन्नाटा उसे भी डरा रहा था और जंगल से आती लोमड़ियों के रोने की आवाजें मानो जैसे चीख चीख कर कह रही हो कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। अंकित धीमे कदमों से उसी कच्चे रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जूते के नीचे से कीचड़ की चिक चिक की आवाज आ रही थी। एकदम से टॉर्च की रोशनी में सर सर करते हुए एक लंबा सांप उसका रास्ता काट गया, जैसे उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई खूंखार भेड़िया कुछ चबा रहा हो। अंकित ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे टॉर्च उस आवाज की दिशा में घुमाई। सामने का नजारा देख
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और गला सूखने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा रोहित जमीन पर पड़ा है और वो बूढ़ा आदमी रोहित के ऊपर बैठकर उसके मांस को नोच नोच के खा रहा है। उसका चेहरा इंसान का बिल्कुल भी नहीं था। लंबे नुकीले दांत, काली आंखों में लाल रोशनी और मुंह से टपकता गाढ़ा लाल लार। बूढ़ा धीरे धीरे सिर उठाता है और हंसता है। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज जाती है। अंकित धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों के नीचे सूखी लकड़ी टूटने की आवाज आती है। आवाज उस बूढ़े के कान में पड़ते ही उसने अंकित की तरफ देखा। बेटा, अब तेरी बारी, मेरी मदद करेगा ना? अंकित थर थर कांप रहा था। उसके हाथों से टॉर्च नीचे गिर गई और वो उल्टे कदमों से भागने लगा। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को काट रही थी, फिर भी वो भागे जा रहा था और वो बूढ़ा आदमी भी उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो कार तक पहुंचा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। हवा में फिर वही गंध, सड़े मांस की। अंकित ने इधर उधर देखा। उसे लगा वो बूढ़ा आदमी चला गया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने गई। वो बूढ़ा कार के ठीक सामने खड़ा था और उसे लगातार घूरे जा रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे अंकित ने अपनी आंखें बंद की और चाबी को एक बार फिर से घुमाया। तभी इंजन एकदम स्टार्ट हो गया। रात के अंधेरे में अंकित उसी कच्चे रास्ते से गाड़ी को पूरी स्पीड से भगा रहा था। कुछ ही देर में वो रूम पर पहुंच गया और कमरे में जाकर उसने अपने आप को बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके आंखों के सामने वही भयानक चेहरा बार बार नजर आ रहा था। सुबह हुई, मगर कमरे के कोनों में अब भी अंधेरा पसरा था। अब 3 दिन बीत चुके थे उस रात को, जब अंकित की चीख सड़क के सन्नाटे में गुम हो गई थी। अब वो अपने छोटे से फ्लैट में था, शहर की भीड़ में, मगर अंदर से पूरी तरह अकेला। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था रोहित मिसिंग, और बयान में आगे बस इतना दर्ज था। अंकित ने नशे की हालत में कुछ ऐसा देखा जो महज एक भ्रम था। नहीं, वो सपना या कोई भ्रम नहीं था। मैं भागा था वहां से, मैंने सब देखा था। हवा फिर ठंडी होने लगी थी। बाहर स्ट्रीट लाइट झपक रही थी और कमरे में बस दीवार पर टंगी हुई घड़ी की टिक टिक। अचानक टिक टिक की आवाज रुक गई और उसी पल दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। अंकित घबरा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दस्तक के साथ वही कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मेरी औरत को दवा चाहिए। अंकित का पूरा शरीर कांप रहा था। वो धीरे से उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाजे के छेद से उसने बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार थोड़ा जोर से। अंकित ने हिम्मत की और इस बार दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने कुछ नहीं था। बस जमीन पर पुराना जला हुआ अंगोछा पड़ा था। वो उसी बूढ़े का था। अंकित ने डरते हुए वो अंगोछा उठाया और उसी पल उसके कानों में किसी औरत की धीमी कराह गूंजी, उसने मुझे मार दिया था। अंकित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोबाइल में सर्च किया देहरादून जंगली नरभक्षी केस 1948 और स्क्रीन पर जो आया उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक जोड़ा रमेश और ललिता
और गुजरने वालों से मदद मांगकर उन्हें अपने घर बुलाते थे और फिर उन्हें खा जाते थे। लेकिन एक रोज वो इस काम को अंजाम देते हुए पकड़े गए और लोगों की भीड़ ने उन दोनों को जिंदा जला दिया। तब से वो इलाका शैतान की पगडंडी कहलाता है। अंकित की उंगलियां कांपने लगी। तो वो वही था। अचानक कमरे की लाइट झपकी। उसे अपने पीछे से टप टप की आवाज आने लगी। अंकित ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो छत से फर्श पर खून की बूंदें गिर रही थी और कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो आदमी झुका हुआ मगर अब बूढ़ा नहीं लग रहा था, जैसे वो धीरे धीरे अंकित के ही रूप में ढल रहा हो। अंकित कांपते हुए आईने के पास गया और जब उसने आईने में खुद को देखा तो वहां उसका चेहरा नहीं था। वहां वही बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे होठ हिलाते हुए। अब तू भी मदद करेगा ना बेटा? तभी आईना टूट गया और आईने के टूटते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फर्श पर हर तरफ आईने के टुकड़े बिखरे हुए थे, हर टुकड़े में वही भयानक मुस्कान। उस रात के बाद अंकित की पूरी जिंदगी ही बदल गई। आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी, चेहरे पर अजीब सी डर की परतें चढ़ गई थी। उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था, चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी, जैसे उसके पूरे शरीर से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। लोगों का कहना था कि वो पागल हो गया है, लेकिन हकीकत शायद अंकित ही जानता था कि अब उसके अंदर कोई और ही बस गया है। देखते ही देखते 3 हफ्ते गुजर गए और 3 हफ्ते बाद शहर के उसी मोहल्ले में से एक और गुमशुदगी की खबर आई। पुलिस का कहना था, देखिए, लड़का रात को घर से निकला था मगर अभी तक घर वापस नहीं आया। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने कुछ अजीब देखा जो दिल दहला देने वाला था। अंधेरी सड़क पर वो लड़का चल रहा है और उसके पीछे पीछे एक साया चल रहा था। उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। अगले कुछ दिनों में शहर से लोग गायब होने लगे थे और हर बार सीसीटीवी में एक ही फ्रेम दिखता, कोई शख्स अकेला सड़क पर चलता हुआ और उसके पीछे कोने में 2 परछाइयां, एक बूढ़े जैसी तो दूसरी जवान। लेकिन कभी दोनों के चेहरे साफ नहीं दिखते, बस आंखें लाल चमकती। अंकित अब दिन में भी अंधेरे से बात करने लगा था, दीवारों से, आईने से, अपने साये से। वो अक्सर कहता, मैंने किसी को नहीं मारा, उसने करवाया। उसने कहा था कि अगर मैं ना करूं तो वो मुझे खा जाएगा। एक रात पुलिस उसकी बिल्डिंग में पहुंची। किसी ने शिकायत की थी, ऊपर वाले फ्लैट से खून की गंध आ रही है। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कुछ नहीं था। दीवार पर बस खून से एक वाक्य लिखा था, अब वो भोग तुम्हारी है। कुछ महीने बाद देहरादून हाईवे पर फिर से एक कार रुकती है। रात का वही समय, सड़क पर कोहरा और हवा में सीलन। 2 नौजवान गाड़ी में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं और अचानक हेडलाइट की रोशनी में कोई हाथ उठाता है। एक आदमी पुराने कपड़ों में कांपते होठों से बोलता है, बेटा, मेरी बीवी बीमार है, जरा मदद कर दो। ड्राइवर ब्रेक मारता है और सामने खड़ा आदमी सिर उठाता है। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है और उसकी आंखों में वही लाल चमक।